सभी प्यारे बच्चों को नमस्कार। तो इस वीडियो में क्लास 10th मैथ जो हमारे पास अग्रवाल का अनसोल्ड पेपर है, तो इसमें 2022 और सेट नंबर 2 हल करने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ जाके आप देख सकते हो। और फिर भी आपको कोई वीडियो ना मिले तो कमेंट करके बोल देना, तो उस वीडियो का लिंक आपके पास भेज देंगे। तो ज़्यादा ना समय लेते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर पहला है हमारा, यहाँ पे आपको लिख लेना है खंड आ। और प्रश्न नंबर पहला जो हमारे पास संख्या है 156 और 156 के अभाज्य गुणनखंड आपको काटने इस प्रकार। तो 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 1 बचा और 2 नेम 18। 3 से काटो, 3 एकन 3, 3 तिरका 9 और ये 13 एकन 13। अब आपको यहाँ पे लिखना है 156 बराबर 2 से कितनी बार काटा, 2 बार काटा, तो 2 पे घात 2 और गुणा 3 और गुणा 13। अब ये देख लो विकल्प कहाँ पर, उसी पे टिक लगा दीजिए आप लोग। तो इसका विकल्प नंबर आपका हो जाएगा बी वाला, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप बी पे टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न नंबर 2, सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान कितना होगा। चलिए समझिएगा। तो सेक थीटा बराबर है 2। तो प्यार बच्चों इसके लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। तो सेक में ही देखो 2 किसका होता है, तो सेक 60 का मान होगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है सेक थीटा बराबर सेक 60। तो ये सेक से सेक चला जाएगा और थीटा बराबर 60 अंश निकल के आ जाएगा। प्रश्न नंबर 2 के बाद प्रश्न नंबर 3, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें ये द्विघात समीकरण दे रखा है और मूल बराबर है, तो m का मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 3 आपको यहाँ पे लिख लेना है 3x² माइनस का 12x प्लस का m और बराबर 0। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको छाटने हैं ए बी सी के मान। a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर हो जाएगा माइनस का 12 और c बराबर हो जाएगा m। मूल समान है तो आपको सूत्र लगाना है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, और यहाँ पे काम करो, b² माइनस 4ac बराबर 0 लगाना जब मूल समान हो। तो जब मूल समान हो b² माइनस 4ac बराबर 0 लगाना है। मान लगा दो, b का मान है माइनस का 12 का वर्ग माइनस 4, a का मान 3 और c का मान m और बराबर 0। तो ये तो बन जाएगा, माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता, ध्यान रखिएगा। ये हो जाएगा 144 माइनस का 12m बराबर 0। इस 12m को उधर भेज दो, तो 12m बराबर हो जाएगा 144। तो 12 एकन 12 और 12 एकन 12, 2 बचा हुआ तो 12 दूनी 24। तो m बराबर निकल के आ जाएगा 12। जब आपके मूल समान हो तो b² माइनस 4ac बराबर आपको 0 लगा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 4। एक संभाव त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, तो प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले इसके लिए बनाने एक चित्र। संभाव त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 60 अंश का हो। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये वाली भुजा 2a है, ये भी 2a है, पर ये हमारा है शीर्ष लंब। ठीक है, तो यहाँ लिख लो a, यहाँ लिख लो b, यहाँ लिख लो c, यहाँ लिख लो p। तो ये वाली पूरी भुजा 2a है। ठीक है, तो ये यहाँ से ये a हो जाएगी और ये भी a हो जाएगी, और ये हमारा है शीर्ष लंब। ठीक है, जिसका नाम है CP, यानी CP की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, tan लगा देना है। ठीक है, और प्रत्येक कोण 60 का होता, तो ये भी 60, ये भी 60, तो ये 30 और ये 30 हो जाएगा हमारा। तो आपको tan 60 लगा दीजिए, tan 60, और tan होता लंब बटा आधार। तो ये लंब कितना है
इसका नाम है CP, आधार कितना है A है, tan 60 का मान √3, इधर CP बटा A, तो इसका इसमें गुणा कर दो तो CP बराबर हो जाएगा A√3। यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी A√3। तो ये वाला विकल्प कहाँ पर मिलेगा हमें, हमारा C वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। तो सबसे पहले 1 से लेके 10 तक सम संख्याएं लिखेंगे हम। तो 1 से लेके 10 तक सम संख्याएं 2, 4, 6, 8, 10। तो ये संख्याएं एक समांतर श्रेणी बनाती है। समांतर श्रेणी का अर्थ ये होता है प्रत्येक पद के बीच में समान अंतर होना चाहिए। जब ये संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हों तो समांतर माध्य निकालने के लिए पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़िए। आप पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़िए और बटा 2 लगा दीजिए। तो कितना हो जाएगा ये 12/2, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, तो बेटा इसका आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, जब ये संख्याएं समांतर माध्य में दी हों, जब ये संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हों तो आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़ देना, 2 का भाग लगा देना, तो समांतर माध्य मिल जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 6। नंबर 6 आपको दिखा दें हम। बिंदु P 2, -3 Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान होगा। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना यहाँ पर बिंदु, ये बड़ा सवाल है 2 नंबर में। बिंदु 2, -3, यहाँ पे लिख लो P तथा Q 10, y, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक है। तो यहाँ पे लिख देना बीच की दूरी, बीच की दूरी कितनी है 10 है। उधर बीच की दूरी का सूत्र लगा देना है x1 - x2 का होल वर्ग प्लस y1 - y2 का होल वर्ग, और बेटा ये रहा हमारा अंडर रूट, और बराबर में लिख देना है 10। तो ये दोनों मान यहाँ पे आपको लगा देने हैं। x1 की जगह पे 2 लगाना है, x2 की जगह पे 10 लगाना है, प्लस y1 की जगह पे -3 लगाना है, y2 की जगह पे y लगाना है। और एक बात ध्यान से समझिए, ये जो हमारा अंडरूट है ना, ये अंडरूट हटेगा तो यहाँ पे घात 2 लग जाएगी, तो आपको लिख देना है 10 पे घात 2। यहाँ पर बचेगा -8, -8 का वर्ग। एक बात देख लें, बिंदु सही लिखे हमने, ये 2, -3 और 10, y। x1 का मान है 2, x2 का मान 10, ठीक है, y1 का मान -3, y2 का मान y, सही है। और यहाँ पर इसको ऐसे ही लिखिए -3 - y का होल वर्ग, और बराबर ये तो बन जाएगा हमारा 100। अब ये बनेगा 64। माइनस संख्या का वर्ग हमेशा प्लस होता है, तो 64 को उधर भेजिए, तो -3 - y का होल वर्ग, और बराबर हो जाएगा 100 - 64। तो -3 - y का होल वर्ग बराबर इधर बचेगा 36 हमारा। अब इधर से घात हटेगी, जब ये इधर से घात हटेगी तो लग जाएगा अंडर रूट, तो -3 - y बराबर हो जाएगा अंडर रूट 36, और साथ में आपको लगाना पड़ेगा प्लस माइनस का चिन्ह। तो 3 - y और बराबर प्लस -36 को 6 लिखा जाएगा। ये -3 इधर भेजेंगे तो -y बराबर हो जाएगा प्लस -6। ये माइनस का है, इधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर लिखना प्लस लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर सिर्फ चिन्ह यही बदलेगा। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे और कहीं कुछ नहीं करेंगे। तो -y बराबर हो जाएगा 6 + 3, तो ये 9 हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा -9। एक तो आंसर ये निकला हमारा। दूसरा क्या है, माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस चिन्ह लेने पर। जब प्यारे बच्चों माइनस चिन्ह लेंगे यहाँ पर हम,
तो अब ये प्लस हट जाएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस बाई बराबर माइनस का 6 और प्लस का 3, तो माइनस बाई बराबर यहाँ पर निकलेगा -3 निकलेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो बाई बराबर निकलेगा 3। तो बाई के मान कौन कौन से निकले, एक बाई का मान -9 निकला और एक 3 निकला, और देख लो विकल्प में कहाँ पर है ये, -9 का मान 3, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझिएगा आप। प्रश्न नंबर 7 है, बिंदु -3 का बाई की बाई अक्ष से दूरी है, इसको समझिएगा। तो देखो बाई अक्ष से दूरी, जब एक बिंदु दिया हो और अक्षों से दूरी पूछी हो, तो इसको कर लो ए और इसको कर लो बी। तो आपको लिखना है बाई अक्ष से दूरी, ठीक है, बाई अक्ष से दूरी बराबर ए, तो ए का मान कितना है, -3 है, तो आपको यहाँ पे लिखना -3, इसका ये आंसर हो गया। अगर यहाँ पर आपसे पूछे एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, तो आपको लिखना है बराबर में बी, और बी का मान कितना 5 है, तो आपको यहाँ पे 5 लगा देना है। तो हमसे पूछा गया है बाई अक्ष से दूरी बराबर ए और ए का मान -3, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। कहाँ पर मिलेगा ये वाला विकल्प सही हो जाएगा आपका। अब इस प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 8 है, इसको भी देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8 है, एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना दे रखा है इसमें, आधार की लंबाई 14 है और ऊंचाई इसकी है 7, तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 7 सत्ते 49, यही आपका आंसर आ गया। और लिखना चाहो तो लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, तो ये वाला हमारा बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 उसको देखिए। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों का माध्य होगा, प्रथम 10 अभाज्य पूर्णांकों का माध्य होगा। तो सबसे पहले प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं लिखनी है आपको। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 17, 19 के बाद है 23 और 23 के बाद है 29। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर सूत्र होता है हमारा पदों का योग और बटे पदों की संख्या। ये जो संख्याएं समांतर क्रम में नहीं है, ठीक है। तो पदों का योग, इन सबको जोड़ेंगे 2 + 3 + 5 + 7 + 11 और +13 +17 और +19 और +23 और +29 और बटा कर देना है आपको 2। बेटा यहाँ पर 10 होगा, ठीक है। देखो समझो, पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इन सबको जोड़िए। और कितनी संख्याएं, 10 संख्या, तो 10 का भाग लगाएंगे। तो जब हम इन सबको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ निकल के आएगा 129 और बटा 10। इसमें 10 का भाग लगाएंगे तो निकलेगा 12.9। यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखिएगा। अब आपको लिख लेना प्रश्न नंबर 10। इसको देखिए, यहाँ पर a बराबर ये दे रखा है और b बराबर ये दे रखा है, तो इनका मासा ज्ञात करना है। चलिए समझिए। तो a बराबर आपको यहाँ पे लिख लेना है x पे घात 3 और y पे घात 2। फिर आपको लिखना है b बराबर x और y पे घात 3, और प्यारे बच्चों इसका निकालना है मासा। तो यहाँ पे लिख लीजिए मासा। तो मासा में सबसे छोटी घात वाला पद लिखा जाता है। तो पहले आप इसमें ये देखो, इन दोनों में छोटी घात किसकी है, x की है।
और लासा में बड़ी घात वाला लिखा जाता है, मासा में छोटी घात वाला पद लिखा जाता है। यहाँ पे x पे घात कितनी है 3 है, यहाँ पे कितनी है 1 है, तो ये लिखा जाएगा। अब y पे घात यहाँ पर कितनी है 2 है, यहाँ पे कितनी है 3 है, तो ये लिखा जाएगा y स्क्वायर। यही आपका आंसर आ गया। अगर यहाँ पे लासा की बात करता उसको भी समझ लो, ठीक। लासा में बड़ी घात लिखी जाएगी, इन दोनों में किसकी घात बड़ी है, ये है, तो x पे घात 3, और इन दोनों में किसकी घात बड़ी है, ये वाली है, तो y पे घात 3, तो इसका लासा ये हो जाता। मासा में छोटी घात लिखी जाती है, तो इसका ये वाला सही हो जाएगा। कहाँ पर प्राप्त होगा हमें, x y स्क्वायर, बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, यदि एक मूल बहुपद, यानी यहाँ पर एक हमें ये बहुपद दिया हुआ है जिसका एक मूल 2 है, तो k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बहुपद kx स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का k और बराबर 0, तो x बराबर 2, x की जगह पे आपको 2 लगा देना, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो k 2 पे घात 2 प्लस 3 गुणा 2 और प्लस k बराबर 0, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4k और प्लस 6 और प्लस k बराबर 0, 4k और k 5k और प्लस का 6 बराबर 0, 6 को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 5k बराबर माइनस का 6 और k बराबर -6/5। देख लो कहाँ पर आंसर, वहीं पे आप टिक लगा लीजिए अपना। प्रश्न नंबर 12 देखिएगा, प्रश्न है हमारा 12, शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो यहाँ पे 2 शून्यक दे रखे हैं, जब 2 शून्यक दे रखे हो तो बहुपदों की संख्या 3 से अधिक होगी, अर्थात अनंत होगी, ठीक है। तो इसका डी वाला सही हो जाएगा, और आपके विकल्प में सी वाला आंसर दिया ये गलत है, ठीक। तो डी पे आप टिक लगा लीजिए। अगला प्रश्न, समीकरण x बराबर 0 y बराबर 3 के हल होंगे। तो यहाँ पे ये एक ही तो हल है, x बराबर 0 y बराबर 3, ये एक ही हल है, और एक हल को बोलते हैं अद्वितीय हल, तो इसका ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों की संख्या होगी। तो आपको इसमें ये पता होना चाहिए इस बहुपद में घात कितनी है, 2 है। जब बहुपद की घात 2 है तो मूलों की संख्या भी 2 होगी। जितनी बहुपद की घात होती है उतनी ही मूलों की संख्या होती है। तो यहाँ पे बहुपद की घात कितनी है, 2 है, तो मूलों की संख्या 2 होगी। प्रश्न नंबर 15 देखिएगा, समांतर श्रेणी 7 11 15 डैश 107 का अंत पद से 7वां पद ज्ञात कीजिए, यानी 7वां पद होगा, इसको समझ लो आप। तो प्रश्न नंबर 15 है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना एपी। तो जो में एपी दे रखी है 7 11 15 और ये डैश 107, तो अंतिम पद से 7वां पद पूछा है। तो जब अंतिम पद से कोई पद पूछे तो श्रेणी को पलट के लिखना है आपको। तो नई लाइन से लिखना एपी 107, ठीक, डैश 15 11 और ये 7। जब अंतिम पद से कोई पद पूछे तो श्रेणी को पलट के लिखना है, अंतिम पद पहला बना देना है और पहला पद अंतिम बना देना है। तो इसमें ए बराबर कितना हो जाएगा, 107 हो जाएगा। डी बराबर 7 में से 11 घटाओ या 11 में से 15 घटाओ, तो डी बराबर मिलेगा -4। अब 7वां पद ज्ञात करना, तो 7वां पद ज्ञात करने के लिए ए 7 बराबर लिख देना है ए प्लस 6d, ठीक। वैसे नॉर्मल वाला सूत्र लगा दीजिए। ए का मान कितना है, 107 है, प्लस 6 गुणा डी का मान -4 है, तो आपका हो जाएगा 107 - 6 चौक 24 हो जाए, घटा दीजिए यहाँ पर, तो 3 बचेगा, ये बचेगा 83 निकल के आ जाएगा। 83 है कि नहीं इसमें देख लो, हाँ बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा आप, प्रश्न नंबर 16 है, जोकर की टोपी का आकार होता है। तो जोकर की टोपी सब लोगों ने देखा है, शंखाकार होता है, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, यहाँ पे 2 त्रिभुज दे रखे हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है। और प्यारे बच्चों सबसे पहले तो ये देखना ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं या नहीं है। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो संगत कोण और संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले हमें इन दोनों त्रिभुजों को बना लेना है और प्रश्न नंबर डालने 17। तो एक तो त्रिभुज हमारा ये है, फिर इसके बाद एक त्रिभुज ये है,
तो यहाँ पे लिख लेना ए, यहाँ पे लिख लेना है बी, यहाँ पे लिखना है डी, और ये सी, यहाँ पे लिख लो पी, और ये वाला कोण है 50 का, और ये वाला है 30 का, और ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, और ये 2.5 सेंटीमीटर। तो इसके संगत बजाय समानुपात में लगाइए। तो पहले आपको लिखना है ए पी, यहाँ पर ए पी बटा पी डी बराबर, फिर लिखना है आपको बी पी बटा पी सी। अब इनके मान लगाओ, ये दोनों बराबर होने चाहिए आपके। इसका मान 6, इसका मान 5, और इसका मान है 3, और इसका मान है 2.5। इसका 10 ऊपर 0 बढ़ाओ, 5 से काटो, 5 छक्का 30, 5 25, तो 6/5 बराबर 6/5। तो ये भुजाएं कैसी समानुपात में? जब ये भुजाएं समानुपात में हैं तो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? समरूप होंगे। और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो संगत कोण बराबर होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये कोण 30 है तो आपका ये वाला भी 30 हो जाएगा। तो इस त्रिभुज में 2 कोण ज्ञात हो गए, देखो, और ये वाला ज्ञात करना हमें। तो लिखना है त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। बी का मान 30 है, सॉरी ए का मान 30 है, बी का मान ज्ञात नहीं है, सी का मान 50 है, बराबर 180 अंश है। इन दोनों को जोड़ेंगे 80 को उधर भेजेंगे तो कोण बी बराबर 180 माइनस 80, तो कोण बी बराबर निकलेगा हमारा 100। और इस बी को क्या लिख सकते हैं? इस बी को लिख सकते हैं हम, इस कोण बी को लिख सकते हैं BAC, या करके लिख लो कोण BAC बराबर 100 अंश। और यही आपके प्रश्न का हल हो गया। अगला प्रश्न 18 देखिएगा आप। प्रश्न नंबर 18 है, इस चित्र में हमें PT का मान ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको ये पता होना चाहिए, वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाते हैं तो ये कोण बनता है 90 अंश का। और जब ये 90 अंश का बन जाएगा तो 90 अंश के सामने वाली भुजा कहलाती कर्ण। तो ये कर्ण हो जाएगी, और ये वाली लंब हो जाएगी, और ये वाली भुजा हमारी आधार हो जाएगी। तो इस AT का मान ज्ञात करना है। तो चलिए समझिएगा। तो आपने एक सूत्र देखा होगा, लाल बट्टे कक्का, ठीक है, लाल बट्टे कक्का। तो आपको यहाँ पे क्या लगाना है? आधार बटा नहीं, कर्ण बटा आधार लगाना है, कर्ण बटा आधार। तो देखो, कर्ण बटा आधार क्या है? कर्ण बटा आधार यहाँ पे लिखा होता कॉस लगाना है आपको। क्या लगाना है यहाँ पर? कॉस लगाना है। चलिए, कॉस 30 बराबर, कॉस क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है? ये इसका आधार हो जाएगा 80, और कर्ण कितना है? 4, तो यहाँ पे 4 लिख दीजिए। और कॉस 30 का मान √3/2 बराबर 80 और बटा 4, 2 1 2 और 2 दूनी 4, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें। तो AT बराबर निकलेगा 3 यानी 2√3 सेंटीमीटर। यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। तो देख लो ये विकल्प कहाँ पर है, वहीं पे आप टिक मार दीजिए। 2√3 इसका ए वाला विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे ये क्यों लगा दिया? क्योंकि यहाँ पे ये कोण 90 अंश का बन रहा है ना, तो जो त्रिकोणमिति का प्रयोग हम 90 अंश में ही कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें AT का मान 2√3 मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 18 का है, ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, 19 प्रश्न नंबर 19 है, यदि sin थीटा बराबर 5/13 तो cos थीटा का मान कितना होगा? चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर है 19, यहाँ पे आपको लिख लेना है sin थीटा बराबर है 5/13। तो प्यारे बच्चों, sin होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 5 है, कर्ण कितना है? 13 है। तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से आधार ज्ञात कर लेना है। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इधर 13 का वर्ग, आधार तो ज्ञात नहीं है, लंब 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 169 आधार का वर्ग प्लस ये 25 को दलाएंगे तो 144 बचेगा हमारा यहाँ पर। 144 बराबर आधार का वर्ग, और 144 को लिखेंगे 12 पे घात 2, ए पे घात 2, घात से घात कट जाएगी, तो आधार बराबर निकलेगा 12। अब हमसे पूछा गया कॉस,
तो प्यारे बच्चों कॉस थीटा बराबर होता है, देखो लाल बटे कक्का, कॉस होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है इसमें, आधार है हमारा 12 और कर्ण कितना है 13 है, तो आपको 13 लगा देना है। ठीक है, तो 12 बटा 13 कहाँ पर है, 12 बटा 13, तो इसका बी वाला सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 है, तो 20 नंबर है बहुलक निकालने का सूत्र। ठीक, तो बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 और यहाँ पर F0 माइनस F2 और इंटू H। तो प्यारे बच्चों ये हमारा बहुलक निकालने का सूत्र होता है, लेकिन ये वाला सूत्र आपके अनसोल्ड में दिया नहीं है। देखो अगर ये वाला सही हो जाता कब, जब यहाँ पे 2 दिया होता। ठीक, यहाँ पे 0 दिया हुआ तो गलत हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे A लगा दिया है और यहाँ पे इसने H नहीं लगाया है। ठीक, तो इनमें से कोई नहीं, तो डी वाला सही हो जाएगा और बहुलक निकालने का ये वाला सूत्र होता है। अब इसके बाद यहाँ से खंड बा चलेगा, उसको देखिएगा आप। खंड बा और प्रश्न नंबर पहले का संख्याओं 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और एलसीएम ज्ञात कीजिए। HCF होता है मासा और एलसीएम होता है लासा, तो इसका मासा और लासा हमें ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले आपको संख्या लिख लेनी है 26 और ये 91, इन संख्याओं के काटने आपको अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ आप लिख लो पहले 26, पहले इसको काटेंगे 2 से, तो 2 एकन 2 और 2 तियां 6। अब काटेंगे 13 से, 13 एकन 13, 91 काटिए। तो यहाँ पर पहले काटेंगे इसको हम 7 से, तो ये हो जाएगा 7 एकन 7, 2 बचा, 7 तियां 21 और 13 एकन 13। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है 26 बराबर 2 गुणा 13, फिर लिखना है 91 बराबर 7 गुणा 13। तो यहाँ पे ऐसे आपको एक लकीर करनी है और यहाँ लिखना है मासा, मासा बराबर, तो इसमें कौन सी संख्या, देखो जोड़ा लिखा जाएगा, इसमें ये वाला जोड़ा बन गया, तो मासा आ गया 13। अब इसका निकालना है लासा, तो इसी के नीचे आपको लिख लेना लासा। लासा निकालने के लिए सबसे पहले मासा लिखा जाता है, तो मासा कितना है 13। अब इसके बाद जो ऊपर संख्याएं बची हैं वही लिख लो, तो 7 दूनी 14 बचा हुआ, तो यहाँ पे 14 लिख दीजिए आप। तो ये हो जाएगा 14 तियो 42 की 2 हासिल 4, 14 एकन 14, 14 4 18। तो ये निकला मासा और ये निकला है हमारा लासा। अगला प्रश्न देखिएगा खा खरगोश, पहले का खा। तो पहले के खा में 2 समीकरण दे रखे हैं, पी के किस मान के लिए समीकरणों की जोड़ी ये दे रखी है, एक अद्वितीय हल है। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पर पहले लिख लेना 4x प्लस पी वाई और प्लस का 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y और प्लस का 2 बराबर 0। तो अद्वितीय हल की जो कंडीशन होती है a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। ठीक, ये अद्वितीय की हल कंडीशन होती है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, 4 बटा 2 नॉट इक्वल p बटा 2, p बटा 2, ये 2 से 2 काट देना है, तो p बराबर होगा p नॉट इक्वल 4 हो जाएगा और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है पहले का गा, उसको देखिएगा। घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले आपको लिख लेना घन का आयतन 1331। तो घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यू, भुजा क्यू बराबर ये 1331 11 का घन है, तो 11 पे घात 3, तो घात से घात कट जाएगी, तो जो घन की भुजा निकलेगी 11 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी। अब आपको लिखना घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। तो 6 और भुजा कितनी है 11 है, तो 11 का वर्ग 6 गुणा 11 का वर्ग 121, 6 का गुणा कर दीजिए इसमें, 6 एकन 6, 6 दूनी 12, 6 एक 7। ठीक है, और आपको लिख देना है वर्ग सेंटीमीटर।
तो इस प्रकार आपका प्रश्न हल हो जाता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर है घाघड़ी, उसको देखिएगा आप। सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपर में संख्या है। चलिए समझिए। तो प्रश्न लिखने यहाँ पर हम पहले का घाघड़ी, तो आपको लिख लेना है माना 3√2 एक पर में संख्या है। प्यारे बच्चों, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जाता है। तो 3√2 बराबर p/q, और आगे कोष्टक में लिखना है आपको जहां p तथा q सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल 0। सहभाज्य पूर्णांक क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका मासा 1 हो, ठीक, जिनका मासा 1 हो, सहभाज्य पूर्णांक कहलाते हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो √3 है ना, गुणा वाली चीज भाग में पहुंचती है, तो √2 बराबर हो जाएगा p/3q। तो बस प्यारे बच्चों, यहीं पे आपका प्रश्न हल हो जाता है। अब इसकी लिखी जाएगी हिंदी, उसको देख लीजिए आप। इसके बाद यहाँ पे हिंदी लिख देनी है p/3q एक परमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परमेय संख्या है। देखो, जब ये परमेय संख्या है तो ये भी हमारी एक परमेय संख्या होगी, लेकिन इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 एक परमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि 3√2 एक परमेय संख्या है। तो इस प्रश्न में आपको इतना ही करना, ये 3-4 लाइनें हिंदी की, इनको भी याद कर लेना है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर अगला देखिएगा, पहले का 5वां। इसको देख लो, ये क्या कह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये जो प्रश्न हमारा त्रिभुज से है, चलिए देखिए समझिएगा। तो सबसे पहले एक बनाना है प्रकाश स्तंभ, और ये हमारी है क्षैतिज, ठीक है, धरातल, इसको ऐसे करके, और ये जो प्रकाश स्तंभ 6 मीटर लंबा है, तो यहाँ पे 6 मीटर लिख लो, और इसकी जो छाया है वो 4 मीटर लंबी है, 4 मीटर लंबी है। तो यहाँ पे ए कर लो, यहाँ बी कर लो, और यहाँ पर सी कर लो। फिर इसके बाद जबकि उसी समय एक मीनार की छाया, यहाँ बना लो एक मीनार, मीनार की छाया कितनी है? 28 मीटर लंबी है, 28 मीटर, और ये मीनार की ऊंचाई है। तो यहाँ पर PQR, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, और जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपात में लगानी है। तो देखो, ऊंचाई बटा ऊंचाई और आधार बटा आधार आपको लगाना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? BC है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? RQ है। यानी ऊंचाई बटा ऊंचाई, पहले छोटे त्रिभुज की ऊंचाई लिखना है, फिर बटे में बड़े त्रिभुज की ऊंचाई लिखना है, बराबर, फिर छोटे त्रिभुज का आधार लिखना है, फिर इसके बाद बड़े त्रिभुज का आधार लिखना है, PQ ऐसे करके। तो इनके मान लगा दीजिए। BC का मान है 6 और QR का मान है AH, बराबर, इसका मान कितना है? इसका मान है 4 और इसका मान है 28। तो 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, तो 7 छक्का 42, तो AH बराबर निकलेगा 42 मीटर। तो जो हमारी मीनार की ऊंचाई है वो 42 मीटर है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है मीनार की ऊंचाई, यानी AH बराबर 42 मीटर। बस आपको सिर्फ इसमें इतना ही करना होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 4 चम्मच। साइन थीटा बराबर 5/13, तो इसका मान ज्ञात करना है। चलिए समझिएगा। तो आपको लिख लेना है यहाँ पर साइन थीटा बराबर 5/13। तो प्यारे बच्चों, साइन क्या होता है? साइन होता है हमारा लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? 5 है, कर्ण कितना है? 13 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से में आधार निकाल लेना है। कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, इधर 13 का वर्ग
आधार में ज्ञात नहीं, लंब 5 का वर्ग, तो ये तो हो जाएगा 169, ये 25 हो जाएगा, इसको उधर ले आओ, बराबर आधार का वर्ग, तो आधार का वर्ग बराबर ये हो जाएगा 144, तो आधार का वर्ग बराबर ये 12 पे घात 2, घात से घात कट जाएगी, तो आधार बराबर निकलेगा 12। तो यहाँ पर हमें कॉस का भी मान ज्ञात करना है, क्योंकि जिसका मान ज्ञात करना ना उसमें कॉस भी दिया हुआ है, तो कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। देखो यहाँ पे सूत्र होता है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है, तो कॉस क्या आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है 12 है, तो 12 लिख लेना है, और कर्ण कितना है 13, तो आपको 13 लिख लेना है। तो साइन की जगह पे 5/13 लगाना है और कॉस की जगह पे 12/13 लगाना है। अब आ जाइए प्रश्न की तरफ, तो आपको लिखना है 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा, मान लगा दीजिए। तो ये तो हमारी मान बट्टे की लकीर है, तो पहले ये 5 और साइन की जगह पे लगाना है हमें 5/13, साइन की जगह पे 5/13 लगाना है यहाँ पर, तो 5/13 माइनस 4 गुणा और कॉस की जगह पे 12/13 लगाना है, 12/13। इसी प्रकार यहाँ पर 5 गुणा 5/13, अच्छा यहाँ प्लस है, ठीक है, और नीचे हर में माइनस है, माइनस 4 गुणा 13/12/13, साइन की जगह पे 5/13 लगाना है और कॉस की जगह पे 12/13 लगाना है। तो ये हमारा बनेगा, ये तो मान बट्टे की लकीर होगी, 25/13 और माइनस 12, सॉरी प्लस रहेगा, 12 चौक 48 और बटा 13, ये हो जाएगा 25/13 माइनस 12 चौक 48/13। अब यहाँ पे लगाना बराबर का चिन्ह, तो प्यारे बच्चों इसके हर समान है, तो जब ये हर समान है तो अंत जुड़ जाएंगे, 8 5 13 73 हो जाएगा और बटा 13, और यहाँ पर माइनस का बचेगा, अब 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3, माइनस का 2 बचेगा, तो 23/13, और ये 13 से 13 कट जाएगा, तो माइनस का चिन्ह ऊपर ले जाएंगे, तो माइनस का 73/23, और यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। ठीक, माइनस चिन्ह को कभी नीचे नहीं रखते हैं, तो इस माइनस चिन्ह को ऊपर ले जाएंगे हम। ठीक, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 चम्मच के बाद है प्रश्न नंबर 2, उसको देखिएगा। और प्यारे बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देना आपको वीडियो कैसा लगा है। अगला प्रश्न देखिएगा 2 नंबर, प्रश्न नंबर दूसरे का है, इसमें 5 ही हल करने हैं, लेकिन हम सभी हल करके दिखाएंगे आपको। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। चलिए समझिएगा। तो आपको सबसे पहले प्रश्न लिख लेना है। प्यारे बच्चों देखो, भले चाहे एक प्रश्न कम हल करके आना, लेकिन नंबर जोड़ डालना है आपको। दूसरे का तो यहाँ पे लिखेंगे माना क्रमागत विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक x तथा x + 2, ये हमारे क्रमागत विषम धन पूर्णांक है। ठीक है, चलिए समझिएगा। अब प्रश्न कह रहा इनके वर्गों का योगफल, तो x + 2 इनके वर्गों का योगफल बराबर कितना है 290 है। तो यहाँ पे x², यहाँ पे a + b का होल वर्ग, a² + b² + 2a और ये b और बराबर 290। x² 2x² प्लस ये बन जाएगा हमारा 4x और प्लस का 4, इसको अंदर लाओ तो माइनस का 290 बराबर 0। 2x² प्लस का 4x और माइनस का 286 बचेगा ना, 290 में तो 4 घटा देंगे, 286 बराबर 0। अब यहाँ पे देखो 2 का भाग लगेगा, तो आपको लिख देना 2 का भाग
देने पर जब इसमें 2 का भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और 2 एक 2, 2 चौकू 8, 2 3 6 बराबर 0। अब 143 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 2 मिले, घटाने पर 2 मिले, तो आपको क्या करना है 13 गुणा 11 कर देना है, 13 गुणा 11। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 13 माइनस 11 माइनस 143 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा 13x माइनस का 11x माइनस का 143 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन मिलेगा तो x प्लस 13, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 13 बराबर 0। तो x प्लस 13 और x माइनस 13 सॉरी x माइनस 11, ये 11 लिखा हुआ ठीक है बराबर 0। तो यहाँ पे x प्लस 13 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 13, तो ये वाला उत्तर अमान्य हो जाएगा हमारा। अब मान लिख देना है, ऐसे लकीर करना है, x माइनस 11 बराबर 0, तो x बराबर 11, ये वाला उत्तर मान्य हो जाएगा। ठीक, अब आपको नई लाइन से लिखना है क्रमागत विषम धन पूर्णांक, क्रमागत विषम धन पूर्णांक हमने क्या माने थे, x तथा x प्लस 2, तो जो x का मान 11 है तो यहाँ 11 लगाना है और यहाँ पे 11 लगाना है, तो 11 कामा 11 2 13, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप। दूसरे का खा खरगोश है, एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा हो जाएगा L का मान, तथा संपूर्ण पृष्ठ 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा, तो यहाँ पे लिख लेना है दूसरे का खा खरगोश, तो L बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखना है आपको शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बराबर है 90 पाई। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है पाई आर और कोष्ठक के अंदर आर प्लस एल बराबर 90, इस प्रकार। तो पाई 90 पाई, तो पाई से पाई काट दो। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एल की जगह पे लगाना है 13, तो ये हो जाएगा आर और आर प्लस 13 और बराबर 90। तो यहाँ पर हमें क्या करना है आर स्क्वायर प्लस 13, आर हो जाएगा, ये आर का अंदर गुणा करेंगे और 90 को इधर ले आओ तो बराबर 90। अब 90 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 13 मिले, 90 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 13 मिले, तो 18 पंजे 90, तो 18 गुणा 5, 18 पंजे 90 और 18 में से 5 घटाएंगे तो 13 मिल जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस आर, तो आपको लिखना 18 माइनस 5 और माइनस का 90 बराबर 0। आर स्क्वायर अंदर गुणा करो, 18 आर माइनस का 5 आर और माइनस का 90 बराबर 0। तो यहाँ से आर कामन ले लेना है, तो आर प्लस 18, यहाँ से माइनस का 5 कामन ले लो, तो ये आर प्लस 18 यहाँ पर भी बचेगा बराबर 0। तो आर प्लस 18 और आर माइनस 5 बराबर 0। तो आर प्लस 18 बराबर 0, आर बराबर माइनस का 18, तो ये वाला उत्तर आपका हो जाएगा अमान्य। ठीक है, इसको देखना है, आर माइनस 5 बराबर 0, तो आर बराबर 5, ठीक, आर लिखिए यहाँ पर, आर बराबर 5 सेंटीमीटर, और यही आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नई लाइन से लिख देना है शंकु की त्रिज्या, यानी त्रिज्या बराबर लिख दो बस, तो त्रिज्या बराबर निकलेगी हमारी 5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिएगा आप। प्रश्न है हमारा दूसरे का घा, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 90 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों 90 मीटर की जगह पे आपको यहाँ पे करना है 30 मीटर। ठीक, यहाँ पे 90 मीटर गलत है, तो आपको यहाँ पे 30 मीटर करना है। चलिए समझिएगा, तो सबसे पहले आपको बनाना है एक आयत, इस प्रकार। आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं,
तो ये हमारी है छोटी भुजा जिसे मैंने माना x, और ये हमारी बड़ी भुजा है, और ये है हमारा विकर्ण। तो आपको लिखना है यहाँ पर माना छोटी भुजा बराबर x मीटर। तो शुरुआत में प्रश्न कह रहा है यहाँ पर एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो जो हमारा विकर्ण है ना, छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। तो आपको लिख लेना है विकर्ण छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है। फिर आगे प्रश्न कह रहा है 60 मीटर अधिक लंबा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो जो हमारी बड़ी भुजा है इस छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो आपको लिख देना है बड़ी भुजा, तो x प्लस 30 मीटर छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है। तो ये हमारा है विकर्ण जिसकी लंबाई है x प्लस 60, और ये हमारी है बड़ी भुजा जिसकी लंबाई है x प्लस 30, और आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 90 अंश। तो जब ये 90 अंश है तो इस त्रिभुज में 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण, और ये आधार, और ये लंब हो जाएगा। तो यहाँ पे लगाना पाइथागोरस प्रमेय। तो विकर्ण को कर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो आपको लिखना है यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारी कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो इसमें ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी x प्लस 60 का वर्ग बराबर ये वाली भुजा आधार x प्लस 30 का वर्ग प्लस, और ये वाली भुजा लंब, ठीक, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपको a प्लस बी का होल वर्ग लगाना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 60 का वर्ग 36 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये b। इसी प्रकार यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 30 का वर्ग 900 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और ये b, और प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे ही आपको लिख देना है। अब यहाँ पे क्या करो, इस एक्स स्क्वायर से ये वाला एक्स स्क्वायर काट दो, तो ये तो हो जाएगा 300 यानी 3600, और ये हो जाएगा 120 ax बराबर ये हो जाएगा 900, और ये हो जाएगा प्लस का 60x और प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को उधर ले जाओ, ठीक है। जब इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे। तो पहले ये लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस का 60x और प्लस का 900। तो जब इन दोनों को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 3600 हो जाएगा ये, और माइनस का 120x हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर ये 120 माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस का 60 बचेगा, माइनस का 60x। अब ये आपका माइनस का और ये प्लस का, तो माइनस का बचेगा 2700 बराबर 0। अब 2700 के ऐसे गुणनखंड करो घटाने पर 60 मिले, तो आपको यहाँ पे यानी 2700 बराबर क्या होगा, 2700 बराबर लिखेंगे हम 90 गुणा 30, और 90 गुणा 30 27 हो जाएगा, और 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचेगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पर आपको लिखना है 90 माइनस 30 माइनस का 2700 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का 30x और माइनस का 2700 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90, यहाँ से प्लस का 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 बराबर 0। तो x माइनस 90 और x प्लस 30 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान निकालेंगे तो यहाँ से x का मान निकलेगा अमान्य, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर निकलेगा 90। अब इसकी सभी भुजाएं ज्ञात कर लो। तो आपको लिखना छोटी भुजा बराबर छोटी भुजा। देखो बेटा, यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर माइनस 30 निकलेगा, वो अमान्य हो जाएगा, उसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान 90 मिलेगा। तो छोटी भुजा हमने x माना था, तो x का मान कितना है 90 मीटर है। फिर आपको लिखना विकर्ण
विकर्ण है हमारा x प्लस 60, तो x की जगह पे 90 लगाएंगे तो इसका जो विकर्ण निकलेगा वो निकलेगा कितना हो जाएगा, 90 60 150 मीटर हो जाएगा। फिर इसके बाद बड़ी भुजा, तो यहाँ पे लिखना बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा है हमारी x प्लस 30, तो यहाँ पे 90 लगाना है, तो 90 और ये 30 120 हो जाएगा, और यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर, ये तो है दूसरे का घा। अब इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उसको देखिए। और प्यारे बच्चे, ये जो प्रश्न है आपकी बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ठीक, ये बोर्ड की परीक्षा में नहीं आएगा आपका। अब इसके बाद 4 चम्मच है, 4 चम्मच, ये इसमें क्या करना, माध्यिका निकालनी, इसको अपने आप निकालिए। प्रश्न नंबर 3, एक नाव पुल की ओर आ रही है, एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, ये मान लीजिए हमारी है, ये जल है, ठीक, पानी की सतह, और ये है हमारा एक पुल, और नाव यहाँ पर है, तो नाव का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश है, इसको यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, तो ये वाला कोण हो गया 30 अंश। अब प्रश्न ये कह रहा है नाव उसी चाल से चले तो 4 सेकेंड बाद तो यहाँ से लेके यहाँ तक नाव आ जाती है, यानी 4 सेकेंड में नाव हमारी यहाँ से यहाँ तक आ जाती है, तो कोण 30 से 60 हो जाता है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है 60। तो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, 4 सेकेंड का समय लगा। फिर हमें इसमें ये बताना है जब नाव हमारी यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो कितना समय लगेगा, तो मान लीजिए x सेकंड का समय लगेगा, तो यहाँ पे लिखना a, यहाँ लिखना b, यहाँ लिखना c, और यहाँ पे लिख लेना है आपको d, और यहाँ पे पुल की ऊंचाई को कर लो h, तो आपको यहाँ पे लिख लेना है माना CD एक पुल है, माना CD एक पुल है, आपको पुल यहाँ पे लिख लेना है, माना CD एक पुल है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज BCD में हमें x का मान ज्ञात करना, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो त्रिभुज BCD में tan 60 लंब बटा आधार, tan 60 का मान √3, ये h बटा x, इसके नीचे एक कर लो, इसका इसमें, तो h बराबर √3x इतना। अब आपको लिखना है त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में tan 30, यहाँ पर भी लंब बटा आधार, तो लंब ये है और आधार 4 + x, h बटा 4 + x, tan 30 का मान 1 बटा √3, और h की जगह पे ये वाला मान लगा दो √3x और 4 + x। काम करो, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा और 4 + x, इस x को ले उधर, तो 3x - x बराबर 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर 4, 2 × 2, 2 दूनी 4, और x बराबर 2, ठीक, सेकेंड, यही आपका प्रश्न का आंसर आ जाएगा, सेकेंड, ठीक है। तो जो हमारी कार है बिंदु B से इस पुल तक पहुंचने में 2 सेकंड का समय लेगी, ठीक है, तो 2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा निकल के। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरे का अथवा, एक मीनार के आधार से 100 मीटर और 50 मीटर दूर उसी समतल पर स्थित 2 बिंदु A और B जो एक ही रेखा में स्थित हैं, उन पर मीनार के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोण पूरक हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कोण पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग 90 अंश होता है कोण पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक। चलिए समझिएगा इसको कैसे हल करना हमें। तो सबसे पहले बनानी है आपको एक मीनार, ठीक है, इसके एक ही सीध में 2 बिंदु हैं, तो यहाँ पे करेंगे हम A और यहाँ पर करेंगे बिंदु B। तो मीनार से बिंदु B की दूरी है 25 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 25 मीटर है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 100 मीटर है। अब आपको ये पता होना चाहिए 100 में से 25 तो ये हो गया, तो ये दूरी कितनी बचेगी, 75 बचेगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 100 हो जाएगा।
अब इनके जो उन्नयन कोण है वो एक दूसरे के कोट पूरक कोण है, तो इसको आपको मिलाना है यहाँ से और इसको मिलाना है यहाँ से, इस प्रकार। तो इस वाले कोण को कर लो थीटा, यानी इन दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है। कोट पूरक कोण क्या है? जिन दो कोणों का योग 90 अंश कोट पूरक कोण कहलाते हैं। तो जब इसको मान लिया हमने थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। और जब इन दोनों को जोड़ेंगे थीटा से थीटा कट जाएगा तो 90 अंश हो जाएगा। तो चित्र बन के तैयार हो गया हमारा। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे लिख लो सी और यहाँ लिख लो डी। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, माना सी डी एक मीनार है, ठीक, और इसकी ऊंचाई कितनी है? एच है। तो इस एच का मान ज्ञात करना है। तो पहले त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, तो यहाँ पे लगाना है tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है? लंब बटा आधार, तो एच बटा 25। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों को पलट दो। इसके नीचे एक है, इसके दोनों पक्षों को पलटो तो ये बन जाएगा 1 बटा tan थीटा और बराबर ये बन जाएगा 25 बटा एच। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए 1 बटा tan क्या होता है? कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 25 बटा एच। अब क्या करेंगे देखिएगा, अब हमें त्रिभुज लेना ए सी डी में। तो आप लिख लो त्रिभुज ए सी डी में आपको लिखना है tan 90 माइनस थीटा लिखना है यहाँ पर, tan 90 माइनस थीटा। तो एच बटा यानी कि लंब बटा आधार, तो आधार ये हो जाएगा। तो एच बटा 100 है पूरा आधार, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना 100 है। तो tan 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर एच बटा 100 और कॉट का मान कितना है? कॉट का मान है 25 बटा एच। इसकी जगह पे लगा दीजिए 25 बटा एच बराबर एच बटा 100। गुणा करो इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बराबर 2500। इधर से घात हटाएंगे तो उधर लगा देंगे अंडरूट, तो एच बराबर हो जाएगा 2500 और ये रहा अंडरूट। तो 2550 का वर्ग होता है, तो इसको लिखेंगे 50 मीटर और यही आपके प्रश्न का आंसर आ गया। तो जो मीनार की ऊंचाई निकली है वो 50 मीटर निकल के आ गई। तो आपको लिख देना है मीनार की ऊंचाई एच बराबर कितनी है? 50 मीटर है। अब इसके बाद आप अगला प्रश्न देखिएगा, 4 नंबर। प्रश्न नंबर 4 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। चलिए समझिएगा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना प्रश्न नंबर 4। तो आपको लिखना है, माना तैरने की चाल, माना तैरने की चाल, ऋतु के तैरने की चाल ऐसे लिख लो, माना ऋतु की तैरने की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल बराबर है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, धारा की चाल हमेशा कम होती है, ऋतु की चाल ये चाल अधिक होती है और धारा की चाल कम होती है। धारा की चाल को हमेशा पीछे रखा जाएगा। तो यहाँ पे धारा के अनुकूल, यहाँ पे लिखना है धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब है धारा की दिशा में, ठीक है। धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, जब ऋतु धारा के अनुकूल जाएगी तो दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। तो आपको लिखना x + y किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर सूत्र होता दूरी बटा समय। तो एक सूत्र लिख लो यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितनी है? x + y और कितनी दूरी है ये?
प्रश्न में देखिए 20 किलोमीटर है, तो 20 और बटा कितना समय लगता है, 2 घंटा लगता है, 2 एकम 2 तो हो जाएगा 10। तो x प्लस वाई बराबर 10, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। फिर आपको लिखना है धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में, धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, तो यहाँ पे x माइनस बाई हो जाएगा और लिखना है किलोमीटर प्रति घंटा। फिर चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल कितनी है x माइनस बाई। जब ये लड़की उधर से वापस आ रही है तो दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर तैर सकती है, ठीक। तो उधर से 4, यहाँ पे 4, यानी दूरी कितनी 4 किलोमीटर, समय कितना लगता है 2 घंटा लगता है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो x माइनस बाई बराबर 2, ये समीकरण नंबर हो गया हमारा दूसरा। अब इनको विलोपन से हल कर दीजिए आप, तो ये वाला उठा के इसके नीचे लगा दो, तो x प्लस बाई बराबर 10 समीकरण नंबर 1 है। ये दोनों हटा दो तो 2x बराबर हो जाएगा 12, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो x बराबर निकलेगा 6। ये वाला मान उठा के 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, तो 1 में रखने पर तो x बराबर 6 है, तो आराम से धीरज से यहाँ पे 6 लगा दो, तो 6 प्लस बाई बराबर 10, 6 को उधर भेजो, तो बाई बराबर 10 माइनस 6 और बाई बराबर हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको नई लाइन से लिख देना है तैरने की चाल, तैरने की चाल, तैरने की चाल, तैरने की चाल को हमने x माना था, तो x का मान कितना 6, तो आपको बोलते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर इसके बाद आपको लिखना है धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल बाई मानी थी, तो बाई का मान कितना 4 किलोमीटर है, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार ये प्रश्न हल हो जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा आप। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 4 का अथवा है, चलिए 4 का अथवा भी देख लो। यहाँ पे ये 2 समीकरण दे रखे हैं और x बाई का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है। 4 का अथवा, तो यहाँ पे जो पहला समीकरण है 7x माइनस 2y बटा x बाई और बराबर 15। अब यहाँ पे इसके नीचे कर लो एक, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 7x माइनस 2y बराबर हो जाएगा 15x बाई। ये हो गया समीकरण नंबर पहला हमारा। दूसरा है यहाँ पर 8x प्लस 7y बटा x बाई बराबर, यहाँ पर भी 15, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 है, कितना 5, तो यहाँ पे 5 ही लिखिए आप। अब इधर है हमारा 15, तो इसके नीचे एक कर लो, इसका इसमें, इसका इसमें, तो 8x प्लस 7y और बराबर हो जाएगा 15x बाई। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे विलोपन से हल कर दीजिए आप, तो यहाँ पे 7 है तो इसमें 7 का गुणा, यहाँ पे 2 है इसमें 2 का गुणा, तो आपको यहाँ पे लिख देना है समीकरण 1 गुणा 7 तथा समीकरण 2 गुणा 2। तो समीकरण 1 में 7 गुणा करो तो ये 49x माइनस का 14 बाई बराबर 7 पन्ना 35x बाई। इसमें 2 का गुणा करो तो 16x और प्लस का 14 बाई और बराबर ये हो जाएगा 30x बाई। ऐसे नीचे लकीर मारो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 14 से 14 बाई से 14 बाई कट जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ो, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 65x और बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे 65x बाई हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर होगा क्या, 65x से 65x चला जाएगा, तो बाई बराबर कितना बचा 1। अब ये वाला मान समीकरण नंबर 1 में लगाओ चाहे 2 में लगा दो, 1 में रखने पर तो बाई की जगह पे 1 लगाना है, तो देखो 1 यहाँ रखना है और 1 यहाँ रखना है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा 7x माइनस 2 गुणा 1 बराबर 5x गुणा 1, तो 7x माइनस 2 और बराबर ये हो जाएगा 5x। अब इस 5x को उधर ले जाओ, 2 को उधर ले जाओ, 7x माइनस का 5x बराबर 2, तो यहाँ पे 2x बराबर 1 हो जाएगा, सॉरी माफी चाहता हूँ, 2x बराबर 2, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, x बराबर 1। यही आपके प्रश्न का हल हो गया। जल्दी से नोट करते रहिए आप लोग, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है बच्चों। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, उसको देखिएगा आप। तो प्रश्न नंबर 5 है, इसके द्वारा हमें ये सिद्ध करना है, फिर अथवा में इसके बराबर ये सिद्ध करना है। चलिए समझिएगा। तो प्रश्न नंबर 5 लिख लो पहले। यहाँ पे लिखा हुआ है tan थीटा माइनस
कॉट थीटा बटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बराबर है इसी के टर्न स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये बेटा प्रश्न है हमारा। तो सबसे पहले आपको लिख लेना LHS बराबर tan थीटा माइनस कॉट थीटा और बटा साइन थीटा और ये रहा हमारा कॉस थीटा। अब यहाँ पे tan और कॉट को चेंज कर दो। tan को आपको लिखना है, इस tan को लिखेंगे हम साइन थीटा बटा कॉस थीटा माइनस इस कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटा साइन थीटा और बटा साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें और इसका इसमें और इसका इसमें। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा और फिर माइन बट्टी की लकीर हमारी ये वाली तो बटा साइन थीटा और ये कॉस थीटा इस प्रकार। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे कर लो 1, तो बेटा इसके नीचे कर लो 1, तो ये जाएगा यहाँ और ये आएगा यहाँ। तो आपका ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और बटा, जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे दोनों का वर्ग हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको करना है अलग अलग, साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा हमारा साइन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। जो कटे उसे काट दो, ये इससे कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, ये बचेगा इतना। अब आपको क्या करना है, 1 बटा कॉस क्या होता है, 1 बटा कॉस सेक होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा साइन क्या होता है, कॉसेक होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा। एक तो निकल के आ गया ये। अब यहाँ से दूसरा मान प्राप्त कैसे करना वो देख लीजिए। तो जो हमारा सेक स्क्वायर है ना, सेक स्क्वायर की जगह पे लिख दिया जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस और कॉसिक स्क्वायर की जगह पे लिख दिया जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सूत्र लगा दीजिए, सेक की जगह पे ये लगा दो और कॉसिक की जगह पे ये लगा दो। अब आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, जब कोष्टक से बाहर माइनस का चिन्ह होता है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इससे ये मारा जाएगा। तो जो हमारा बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। यही आपके प्रश्न का हल हो गया। ठीक है, जल्दी नोट करिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 में का अथवा है। तो सबसे पहले इसका लिखना आपको LHS। ये दोनों साइड से प्रश्न हल होगा, ठीक है, लेफ्ट से भी हल करेंगे और राइट से भी हल करेंगे, दोनों को बराबर दिखा देंगे हम। तो 1 बटा कॉसेक माइनस कॉट ए माइनस 1 बटा साइन ए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसका सहगुणी का गुणा करेंगे, तो 1 बटा कॉसेक ए और माइनस कॉट ए। यहाँ पे माइनस है, प्लस हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए और बटा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए और माइनस 1 बटा साइन ए, इतना। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा इसमें करना है, तो ये तो हो जाएगा कॉसेक ए और प्लस कॉट ए और बटा यहाँ पर एक बार प्लस एक बार माइनस है। जब एक बार प्लस एक बार माइनस है तो माइनस वाली संख्या लिख लो पहले और माइनस वाली संख्या लिख के घात 2 लगा दो। यहाँ पर भी घात 2 लगा दो, यहाँ पर भी घात 2 लगा दो। तो यहाँ पे एक सूत्र होता है हमारा, पहले तो ये लिख लो लास्ट वाला माइनस 1 बटा साइन ए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे एक सूत्र होता है, सूत्र कौन सा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो हर में क्या करेंगे, हर में लिख देंगे हम 1, इसकी जगह पे 1 लिख देंगे तो अंश में बचेगा और आपको पता है 1 लिखा नहीं जाएगा, फिर ये हो जाएगा कॉसिक ए और प्लस कॉट ए और माइनस यहाँ पे 1 नहीं लिखेंगे इसके नीचे। और 1 बटा साइन क्या होता है,
1 बटा साइन होता है कौशिक ए, कौशिक ए, तो कौशिक ए से कौशिक ए कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा हमारा कॉट ए। तो ये तो हो गया हमारा RHS। तो इसी प्रकार RHS करना, ठीक। उसके लिए दूसरे पेज पे पहुंच रहे हैं हम। RHS को देखिए आप, तो RHS में इसका भी सहीगुणी गुणा करेंगे। तो पहले 1 बटा साइन ए माइनस, इसको क्वेश्चन बंद कर लो पहले, 1 बटा कौशिक ए और प्लस कॉट ए। तो यहाँ पे प्लस है तो आपको माइनस लिखना है, कौशिक ए माइनस कॉट ए बटा कौशिक ए माइनस कॉट ए, इस प्रकार आपको लिख देना है। तो नई लाइन से 1 बटा साइन ए माइनस, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका ये हो जाएगा कौशिक ए माइनस कॉट ए। अब यहाँ पे एक बार प्लस एक बार माइनस है, तो कौशिक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो इसकी जगह पे आपको लिख देना है 1, और ये बन जाएगा हमारा कौशिक ए, कौशिक ए और माइनस, तो इसकी जगह पे 1 हो जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो आपको लिख देना यहाँ पर कौशिक ए माइनस कॉट ए। और जब कोष्ठक से बाहर माइनस का चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, कौशिक ए माइनस कौशिक ए और प्लस कॉट ए, ये बन जाएगा। इससे ये चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट ए। तो आपको नई लाइन से लिख देना है LHS बराबर RHS। तो बस प्यारे बच्चों, आज के इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।